गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्वेश्चन बैंक के अति लघु प्रश्न के आगे के प्रश्न को बनाएंगे। इतने प्रश्न संख्या 15 तक बना चुके थे। आज हम लोग प्रश्न संख्या 16 बनाएंगे। हम लोग 2023 के प्रश्न को बना रहे थे। चलो 16 प्रश्न संख्या 16 क्या है? यदि 12 मीटर ऊंचे खंबे की छाया भूमि पर 4 मीटर लंबी बनती है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर 9 में पढ़े हैं, 9.1 में। उसमें दिया गया पूरा डिटेल से। तो हमको बताना कि आपको दिया गया यदि एक खंबे की ऊंचाई, मान लेते एक खंबा है, इसकी ऊंचाई 12 मीटर है, तो 12 मीटर खंबा है। फिर बोला खंबे की ऊंचाई 12 मीटर, भूमि पर 4√3 मीटर लंबी छाया बनती है। मतलब छाया जो बनेगा, इस पर से छाया इसके बनेगा। छाया कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा। तो ये छाया जो बना कितना बना? 4√3 मीटर। तो आपसे पूछा गया है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? उन्नयन कोण क्या होता है? जब हम ऊपर से देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। जब ऊपर से नीचे की ओर जब एंगल बनता है, कोण बनता है, तो ये कैसा कोण बनता है? उन्नयन कोण। तो आपको कोण बताया है, तो कोण कहाँ? नीचे की ओर बन रहा है। उन्नयन कोण मतलब थीटा मान लेते हैं। उन्नयन कोण क्या बना? थीटा। इसी थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। क्वेश्चन आसान है। आपको एक 12 मीटर ऊंचा खंबा दिया था, बोला खंबे से छाया, उसकी छाया 4√3 होता है। छाया मतलब छाया तो जमीन पे बनता है, परछाई 4√3 है। तो आपसे पूछा कौन चीज? तो उन्नयन कोण जो बन रहा है, कितना डिग्री पे ये छाया बना हुआ, तो वो एंगल निकालना आपको आसान है। मान लेते हैं ABC, बस इसको बस दिया हुआ है, आपको एंगल निकालना। आसान प्रश्न है, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व देखेंगे। माना खंबे की ऊंचाई, खंबा किसको मान लिए? AB। माना खंबे की ऊंचाई AB बराबर 12 मीटर, ये खंबे की ऊंचाई लिख दिए, तथा छाया बराबर, छाया क्या है? BC। छाया BC बराबर 4√3 मीटर। अब आपसे पूछा गया जो एंगल क्या बना? उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण हम मान लिए थीटा। अब ले लेते त्रिभुज, लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए एंगल 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में। अब ध्यान से देखते हैं, हमको AB का वैल्यू पता है, BC का वैल्यू पता है। अब आपको याद रहना चाहिए त्रिकोणमितीय रेशियो आप पढ़े होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो आपको ध्यान रखना है, हम लोग पढ़े थे कि ये क्या है, या अगर यहाँ थीटा कोण बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। और जिसपे ये एंगल बना वो क्या है? आधार है। मतलब सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। और जिसपे ये एंगल बना वो क्या होगा? उसका बेस होगा। तो ये P होगा, ये B होगा। अब तो बताइए, लंब बटा आधार मतलब P/B किस में आता है? साइन कॉस टैन किस में आता है? तो वो टैन में आता है। लिख सकते हैं हम लोग अपने। तो आपको ध्यान रखना, लंब बटा आधार तो लिखेंगे, तो किस में आता है? टैन। तो इसलिए लिख सकते हैं टैन थीटा बराबर AB बटा BC। टैन थीटा AB का वैल्यू आपको दिया गया कितना? 12 मीटर। यहाँ लिखिए 12 मीटर। अब BC का वैल्यू कितना? 4√3 मीटर। ठीक है, नीचे रूट है तो इसका क्या कर देंगे? परिमेयकरण कर देंगे। √3 ऊपर भी और √3 नीचे भी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? टैन थीटा बराबर, तो 12√3 और नीचे कितना होगा? देखिए ध्यान से, 4√3 और गुना √3। देखिए 4 जैसे का तैसे, √3 गुना होगा क्या होगा? 3 होगा। और 4 3 नीचे क्या हो जाएगा? 12। ये 12 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा? टैन थीटा। अब बताइए क्या है? √3 और √3 टैन कितना डिग्री का मान है? तो टैन 60 डिग्री का वैल्यू है। टैन थीटा इसको लिख सकते हैं टैन 60 डिग्री। √3 इसका वैल्यू, टैन कैंसिल हो जाएगा, तुलना करिए तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। देखिए आसान, आपको पहचानना कैसे? आपको दिया क्या से? लंब और आधार दिया हुआ। तो लंब और आधार किस में आता है? टैन में आता है। या कॉट भी लेके बना सकते हैं, तो कॉट में भी आता है। तो आधार बटा लंब लिखना, उल्टा हो जाएगा तो उसका वैल्यू उल्टा हो जाएगा, जो इसका वैल्यू होगा उसी वो भी 60 डिग्री ही आएगा। जब जो कॉट लिखे, टैन या कॉट लगाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। हम बना दिए। अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 17 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ? एक घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, मतलब 1 सेमी,
4 घंटे में घंटे की सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक घड़ी है, बना लेते हैं घड़ी। तो घड़ी में क्या होगा, यहाँ 12 बजेगा, यहाँ 6 बजेगा, यहाँ पे 9 बजेगा, सॉरी यहाँ पे 3 बजेगा, इधर क्या बचेगा 9। अब क्या बोला गया, एक घड़ी की सुई, तो सुई क्या होता है केंद्र से होती है, और बोला गया घंटे की सुई। तो घंटे की सुई पहले कहाँ था, यहाँ पे था, इससे थोड़ा सा छोटा होता है, चलिए ठीक है। बोला कौन चीज, एक घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। इसका ये हाइट जो कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। फिर बोला 4 घंटे में घंटे की सुई, तो 4 घंटा कहाँ जाएगा, तो 12 से 1 पे आएगा तो 1 घंटा आएगा, फिर 2 पे जाएगा तो 2 घंटा हो जाएगा, 3 पे 3 घंटा, फिर यहाँ पे 4 पे आएगा। कहने मतलब एक घंटे की सुई 4 घंटे में कितना क्षेत्रफल तय करता है वो आपको निकालना है। तो बताए पहले हमको पता चलना है कि वो 4 घंटे में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, वो हमको पता चलना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये सुई घूम के 4 घंटे में यहाँ पे आ जाएगा, यस या नो, यहाँ पे आएगा। और देखिए इसका हाइट जो दिया हुआ, ये क्या दिया 1 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए क्योंकि घंटे की सुई क्या होता है, मिनट की सुई से छोटी होती है। तो यहाँ से अब इसको जब ऐसे करके पूरा तय करेंगे तो यहाँ से एक सर्कल का निर्माण होता है। अब ये इसको मान लेते हैं क्या, ये जो सेंटीमीटर, ये जो लंबाई दिया है, ये क्या हो जाएगा, इसकी क्या हो जाएगा त्रिज्या। तो हमको पता चलना चाहिए कि एक घंटे की सुई 4 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाती है। उसी तरह जब ये बन जाएगा तो एक गोल बना हुआ है, यहाँ से इस टाइप से कटा, तो एक त्रिज्यखंड कटा हुआ, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा देंगे, फॉर्मूला आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको ए मान लीजिए, इसको ओ मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ठीक है। इसको साफ साफ थोड़ा सा, यहां से 1 सेंटीमीटर है और यहां से स्टेप से बन जाएगा। तो आपसे बोला गया कि यहाँ से इसको ए मान लीजिए, इस बिंदु को, यहाँ पर केंद्र को ओ मान लीजिए, इसको बी मान लिए, पी मानना जो बी मान लिए, ठीक है। तो आपको पहले निकालना है कि इसका जो एंगल जो बनेगा ये थीटा, ये कोण आपको निकालना है। तो आपको पता है तो पहले क्या दिया हुआ, पहले लिख लेते हैं हम सॉल्व। क्या लिखा हुआ, लिखा एक घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई, लिखेंगे घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई, ये लंबाई दिया कितना 1 सेंटीमीटर। तो जितना ये लंबाई दिया हुआ है, ये रेडी अंदर वाला वृत्त देखिए, तो वो उसका क्या होगा त्रिज्या कहलाएगा, क्योंकि केंद्र से जो भी दूरी होता है परिधि को मिलाने रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ से हम यहाँ तक ले रहे हैं, ठीक। हमको तो एंगल निकालना क्या होगा इसका, तो लिख सकते हैं घड़ी की घंटे की सुई की त्रिज्या, जो लंबाई उसका होगा वही उसका क्या होगा त्रिज्या, आर बराबर 1 सेंटीमीटर। यस। अब आपको बताना है कि अगर मान लिया जाए, ध्यान से समझते हैं इस बात को, एक घड़ी यहाँ से चलना प्रारंभ किया, अब पूरा घूम के फिर यहीं आया, तो कितना होगा, वो एक राउंड मारेगा घंटा वाला सुई, तो एक राउंड मारने पे कई घंटा पूरा करेगा, 12 घंटा पूरा करेगा। ध्यान से देखिए, और यहाँ 1 बज रहा है, यहाँ 2 3 4 5 6 7 12 पे, फिर 12 पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ 12 से स्टार्ट किया फिर 12 पे, तो कितना टोटल एक राउंड पूरा घूम जाएगा, तो कितना घंटा तय करेगा 12 घंटा। तो 12 घंटा में अगर कोई भी चीज घूर के पूरा वहीं पाएगा, तो एंगल कितना डिग्री बनाएगा, वो 360 डिग्री बनाएगा, पूरा जहां पर से चला था फिर वहीं पाएगा 360 डिग्री। तो ये पूरा एंगल कितना 360। तो हम लिख सकते हैं, तो यहाँ देखिए घंटे वाली सुई 12 घंटा में, टोटल घंटा कितना, यहाँ 12, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार लिख सकते हैं। इसलिए 12 घंटे में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री होगा, 300, यहाँ पे लिख देते हैं 360 डिग्री। ध्यान से देखिए 12 घंटा पूरा राउंड करेगा, कितना डिग्री कोण बनाएगा, ये यहाँ पे एंगल जो बनेगा कितना डिग्री बनेगा 360। 12 घंटे में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण 360 डिग्री। आपको कितना घंटा का निकालना, हमको 4 घंटा निकालना, देखिए 4 घंटा लिख सकते हैं। इसलिए 4 घंटे में
घंटे में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण बराबर। तो टोटल 12 घंटा में 360 डिग्री बनाता था, तो 4 घंटा में कितना आएगा, तो 12 जो है वो नीचे आ जाएगा भाग में, और जितना निकालना है उसको ऊपर, 4 घंटा निकालना, 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए 12 दूर 12 तिया 36, 30 हो जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ हुआ, इसलिए 4 घंटे में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा, बराबर 30 डिग्री इंटू 4, 4 तिया 12, मतलब वो 4 घंटे में 120 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए, एक ये त्रिज्यखंड बन रहा है, तो लिखेंगे त्रिज्यखंड OAOB का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जानते हैं, ये लघु छोटा सा था लघु क्षेत्रखंड, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा आपको पता है 120 डिग्री, आंसर आपको आ जाएगा, कितना क्षेत्रफल निकालेंगे देखेंगे। इसलिए त्रिभुज, इसलिए AOB का क्षेत्रफल, इसलिए त्रिज्यखंड बन रहा, त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए AOB एंगल यहाँ पे बन रहा है, AOB का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना आपके पास 120 डिग्री, रख दिए 120 डिग्री बटे 360 डिग्री, और गुना पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ लिख दिया हम लोग 1 गुना 1, इसको कटाइए तो 0 0 कैंसिल हो गया, 12 दूनी 12 तिया 36, 3 बार में कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा, तो ऊपर बचा क्या 22 का 22, और नीचे क्या होगा 7 तिया 21, तो यही आंसर होगा। इसको डेसिमल, तो यही सेंटीमीटर स्क्वायर है, यही आपका क्या होगा 22/21 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर की मीटर है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर 22/23, यहाँ लिख दिया थोड़ा सा इधर, तो कटा थोड़ा सा ऐसे 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 4 घंटे में वो 22/21 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल तय करेगी। तो ये क्षेत्रफल का तय करेगी, कितना क्षेत्रफल होगा, तो मतलब 4 घंटे में 22/21, इसको भाग भी दे सकते हैं। तो अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। हम लोग प्रश्न संख्या 18 बनाएंगे। क्या लिखा, यदि एक अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब एक वृत्त होता है, एक अर्धवृत्ताकार मतलब आधा वृत्त वाला, एक अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास, अर्धवृत्ताकार बना लेते हैं, खेत है मान लेते हैं, इस टाइप का खेत है, और उसका व्यास जो दिया हुआ d बराबर कितना दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल मतलब इसका पूरा क्षेत्रफल कैसा क्या होगा वो आपको निकालना है। तो लिख सकते हैं हम लोग, सॉल्व अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास d बराबर 14 सेंटीमीटर, इसलिए अर्धवृत्ताकार खेत की त्रिज्या r बराबर d/2, d कितना है 14 और 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। आपको व्यास दिया था, हम यहाँ से निकाल लिया त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। अब बोला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल निकालना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त क्या तो उसका आधा भाग दे दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/2 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। आर आपको पता है, निकाल लिए हम, लिखेंगे अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पाई आर स्क्वायर। देखिए आप क्वेश्चन में जब आपको पाई का वैल्यू दिया रहे तो वो यूज करना है, तो इसे 22/7 लेना आपको।
तो अगर क्वेश्चन में कर दिया 3.14 दे दे तब यूज करना है, तो 22/7 लेके इसको बनाइए आप। 1/2 जैसे तैसे, पाई का वैल्यू कितना होगा 22/7। आर कितना है, आर 7 आया तो कितना स्क्वायर है तो 2 7 दे देंगे। देखिए इस 7 से ही 7 कैंसिल, आई 2 से 22, 11 बारी खत्म, कितना होगा 11×77 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 19 बनाएंगे। क्वेश्चन क्या लिखा है, किसी घन का विकर्ण 9√3 सेंटीमीटर है तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। घन हम लोग पढ़ चुके चैप्टर 13 में, इस टाइप का होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसमें पूरा पृष्ठ क्या होता है, 6 गो पृष्ठ होता है। तो पहले हम इसका एक पृष्ठ निकाल लेते हैं और उसके बाद एक पृष्ठ से निकल जाए, इसके विकर्ण से निकल जाए, विकर्ण आपको दिया गया, विकर्ण का फॉर्मूला लगा के ये पृष्ठ निकाल लेंगे, उसका 6 को से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखते कैसे बनाते हैं हम लोग। सॉल्व घन का विकर्ण बराबर 9√3 सेंटीमीटर ये दिया गया। अब बताइए घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √3a ये फॉर्मूला होता है, बराबर 9√3। देखिए √3 और √3 कैंसिल हो गया यहाँ से, तो मतलब a का वैल्यू कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो याद दिए घन में कितना पृष्ठ है, 1 2 ये हुआ 3, एगो इधर से हुआ 4, एगो पीछे साइड, एगो आगे साइड, 6 गो होगा टोटल पृष्ठ। तो लिखेंगे इसलिए घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6a²। तो a निकाल चुके, a क्या है भुजा है, a 9 कैसे मतलब 9 × 9, इसको गुना कर दिए, 6 जैसे तैसे 9 81, 6 का 6 और 6 48, 486 सेंटीमीटर। और घन का क्या है क्षेत्रफल पूछा तो स्क्वायर देंगे, आयतन पूछता तो क्यूब देते, यही आपका आंसर होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 20 बनाएंगे। क्या लिखा, किसी बेलन के आधार का व्यास, पहले बेलन बना लेते हैं हम। किसी बेलन के आधार का व्यास मतलब d दिया है आपको 42 सेंटीमीटर बोला है, तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, मतलब बेलन की ऊंचाई कितना है h बराबर 10 सेंटीमीटर। तो आपको बोला गया इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। आसान है, देखते कैसे बनाते हैं हम लोग। सॉल्व माना बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, आपको 10 सेंटीमीटर तो मान लिए। अब बेलन का व्यास d बराबर 42 सेंटीमीटर। तो हमको क्या चाहिए, व्यास से हमको त्रिज्या की जरूरत है, तो हम क्या निकालेंगे आप त्रिज्या। इसलिए बेलन की त्रिज्या r बराबर d/2। d कितना है 42 और 2 से कटा देंगे तो 2 दूनी 4, 2 का 2, मतलब बेलन का व्यास कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या बोला गया क्वेश्चन में, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा वो आपको बताना है। तो लिखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ शॉर्ट में लिख दीजिए, क्षेत्रफल बराबर 2πr × h + r या r + h, ये होता फॉर्मूला। 2π का वैल्यू कितना लेना 22/7, r कितना आपके पास आया, r आया 21 सेंटीमीटर, h कितना 10 और फिर r कितना है 21। सॉल्व कर लीजिए, तो 7 दिया है 21,
तो हो गया यहाँ पे 22 दूनी 44 गुना 3 और गुना 10 और 21 10 31। सो गुना कर लीजिए फटाफट। 4 तिया 12 के 2 और 4 तिया 12 के 2 बचा 1, 4 तिया 12 1 13, 132 गुना 31। साइड में आके कर लीजिए 132 गुना 31। 1 गुना 2 3 1, फिर यहाँ 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एका 3, 2 6 3 9, 9 1 10 के 0, 3 1 4। तो आपका आंसर आ जाएगा 40,092 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल पूछा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 21 बनाएंगे। क्या लिखा है? बिंदु P -6,10 एवं Q 3,-8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -4,6 किस अनुपात में अंतर विभाजित करती है। मतलब आपको रेशियो पूछा गया। देखिए क्या दिया हुआ, एक रेखाखंड है, 2 बिंदु है। एक बिंदु क्या है P, इसका वैल्यू -6,10 और दूसरा बिंदु है Q जिसका वैल्यू दिया है 3,-8। यस। अब बोला ये दोनों बिंदु को ये बिंदु इसको मान लेते हैं हम लोग PQ के बाद, इसको मान लेते हैं R, जो इसको -4,6 में 6 ये बिंदु इसको किस अनुपात में विभाजित करता है, वो आपको रेशियो निकालना। देखिए आपको जब बिंदु दिया उसका अनुपात निकालना, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं चैप्टर 7 में। क्या पढ़े हैं? एक बिंदु AB यहाँ पे मान लेते हैं P। तो अगर ये बिंदु इसका ये x y y, ये भी x y, यहाँ पर भी x y इस टाइप का है, तो इसको किस अनुपात के अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो ये हो गया पहला बिंदु, तो x1 y1, दूसरा है तो x2 y2। तो ये वैल्यू निकालेंगे तो ये k x2 और ये 1 इसमें हो जाएगा। मतलब x वाला x से गुना, देखिए k ई जाके x2 से गुना होगा, x2 अब प्लस ये 1 से गुना करेंगे x1 में, तो क्या होगा x1 होगा बटे k जोड़ 1 कॉमा, दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, अब यही जाके फिर y2 से होगा, ये k y2 से होगा दूसरे वाले से, k y2 प्लस फिर एक आएगा y1 में, y1 बटे k प्लस 1। मतलब ये फार्मूला बना। अब इससे जो वैल्यू x वाला किसी का एक वैल्यू लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे या इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका रेशियो अनुपात आ जाएगा। किस अनुपात है देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो हम मान लेते हैं इसको x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। इसको मान लेते हैं कि अनुपात 1 में विभाजित करती है। इस बात को हम भाषा में थोड़ा सा लिखेंगे। सॉल्व, माना बिंदु P कितना दिया हुआ, माना बिंदु R -4,6 बिंदु P -6,10 तथा Q 3,-8 को के अनुपात 1 में विभाजित करती है। कुछ न लिखें, बस क्या लिखें, बिंदु R बिंदु P तथा Q को के अनुपात 1 पे विभाजित करती है। क्योंकि इसका डाटा दिया हुआ तो आपको रेशियो निकालना है, तो इस टाइप से बनाते हैं। तो लिखेंगे या बस बात ही, तो इसलिए हमको क्या निकालना, इसलिए P के निर्देशांक, इसलिए P के P ने बीच में क्या है, हाँ P यहाँ पे है ना, ये तो हम इसको माने बीच में क्या है R, इसलिए लिखेंगे R के निर्देशांक निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या होगा, बस यही वाला लिख देंगे, k x2 जोड़ x1 बटे k प्लस 1 कॉमा k y2 प्लस y1 बटे k प्लस 1। डन। अब इसको यहाँ पे हम डाटा लिखे हुए, फटाफट इस पर बैठा दिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए R का वैल्यू दिया हुआ, बस यहाँ इन निर्देशांक आपको इसको दिया हुआ, लिख दीजिए -4,6। डन। यहाँ देखिए k जैसे का तैसे, x2 यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ से देख के भरिए फटाफट, 3 जोड़ x1 कितना -6, ब्रैकेट में डाल दिए -6 बटे k जोड़ 1 कॉमा k जैसे तैसे, y का 2 का वैल्यू कितना है, y2 -8 है, तो ब्रैकेट में -8 जोड़ y1 कितना 10, तो 10 लिखिए, अब k जोड़
1। ध्यान से इस वैल्यू को रखना, वहाँ से देख के फटाफट आपको रख देना यहाँ पे। ऐसे सॉल्व कर लिए फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। -4, 6 बराबर k गुना 3, तो कितना होगा 3k। अब प्लस माइनस -6 बटे k जोड़ 1 कॉमा प्लस माइनस 8k जोड़ 10 बटे k जोड़ 1। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये पहला बिंदु x का है तो ये वैल्यू भी तो x का है, यस या नो, यस। ये दूसरा बिंदु किसका है, y का, तो ये वैल्यू भी किसका है, y का। तो यहाँ से हम x वाले x के बराबर लेंगे, किसी एक को बराबर करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। किसी एक को, इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, किसी एक को बराबर। देखिए हम दोनों करके आपको एक को बनाना है, या x बराबर x का वैल्यू ले लेंगे या y बराबर y को ले लेंगे, आपका अनुपात हो जाएगा। हम दोनों करके दिखाते हैं, आंसर सेम आएगा। देखिए तो हम क्या करें, इसलिए पहला वाला वैल्यू होता है x वाला 3k - 6 बटे k जोड़ 1। अब देखिए ये x है, तो इसमें ये कौन, इधर में कौन x है, पहला वाला -4। अब इसको बराबर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखते करके यहाँ करते हैं इधर, तो यहाँ देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, तो क्या 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से करेंगे क्या यही चीज़ आ जाएगा। क्या आएगा, 3k - 6, अब बराबर कितना होगा, 4 से गुना होगा इसमें, सॉरी -4 है तो -4 से गुना होगा, -4 से गुना होगा k जोड़ 1 में, k जोड़ 1। तो यहाँ कितना होगा, 3k - 6। देखिए यहाँ ये -4 है, प्लस माइनस -4 गुना के 4k, प्लस माइनस -4। अब देखिए k माइनस में इधर क्या हो गया, प्लस में हो जाएगा, तो 3k माइनस इधर क्या होता है, प्लस 4k -4, माइनस उधर जाकर 6 क्या होगा, +6। तो 4 3 कितना होगा, 7k बराबर 6। देखिए 6 में 4 ये कितना बचेगा, 2। तो k का वैल्यू कितना, k बराबर क्या होगा, 2/7। इसको दूसरे शब्द में लिख सकते हैं 2:7, और यही आपका क्या होगा, आंसर। आप इसको भी सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको घर में कर लीजिएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। हम लोग प्रश्न संख्या 22 बनाएंगे। देखिए सीधे त्रिकोणमिति का प्रश्न है। क्या दिया हुआ, इसको LHS बराबर RHS प्रूफ करके दिखाना। मतलब इसको LHS को सॉल्व करके RHS ला दिए तो भी सही है, या RHS को सॉल्व करके LHS ला दिए। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, सिद्ध करें कि sec थीटा इंटू cosec थीटा बराबर tan थीटा जोड़ cot थीटा होता है। देखते हैं, आसान प्रश्न है, सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग इसे RHS सॉल्व करेंगे। इधर वाला LHS हुआ, उधर वाला RHS। हम RHS के बराबर LHS को प्रूव कर सकते हैं, LHS के बराबर RHS को प्रूव कर सकते हैं, या दोनों LHS RHS दोनों को सॉल्व करने का दोनों का आंसर ही बराबर आ जाए तो भी प्रूफ हो जाएगा। 3 तरह से प्रूफ कर सकते हैं। तो हम लोग RHS लिख रहे हैं। RHS क्या है, tan थीटा प्लस cot थीटा। इसको सॉल्व करके हमको sec थीटा और cosec थीटा प्रूफ करना है। तो हम tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है, आप चैप्टर 8.4 के चैप्टर में पढ़ेंगे इसी। हम tan थीटा लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा बटा sin थीटा। ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। अब इसको सॉल्व, दोनों का एलसीएम करेंगे कितना हो जाएगा, तो एलसीएम दोनों का वही हो जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब भाग देंगे, देखिए ये cos थीटा को इसमें भाग देंगे तो cos थीटा से cos थीटा खत्म हो जाएगा। देखिए भाग कर देखिए आपको दिखाते हैं हम, cos थीटा इंटू sin थीटा में भाग देंगे किससे, cos थीटा से। देखिए cos थीटा कर जाएगा तो क्या बचेगा, sin थीटा आया, sin थीटा और ऊपर में भी sin थीटा, दोनों क्या हो जाएगा, गुना होगा, तो sin स्क्वायर थीटा। यस, देखिए यहाँ से इस sin थीटा से इसमें भाग दें तो sin थीटा खत्म हो जाएगा, बचे cos थीटा। और cos थीटा 2 बार जब गुना होगा तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बराबर, अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा सर्वसमीका है, ये आइडेंटिटी है, बराबर इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर क्या होता है, 1। अब बटे क्या होगा, cos थीटा इंटू sin थीटा। अब क्या करना है, अब हमको प्रूफ करें। अब मेरा हमको प्रूफ हो चुका है, बस हमको sec थीटा cosec थीटा लाना है। तो अब हम लोग पढ़े हैं 1 बटे, इसको अलग अलग कर सकते हैं, cos थीटा इंटू 1 बटा sin थीटा। ऐसे लिख सकते हैं हम अलग अलग, एक से एक गुना करें वही चीज़ आ जाएगा। चलिए अब 1 बटे cos थीटा को हम पढ़ते हैं क्या चीज़, sec थीटा इंटू, अब 1 बटे sin थीटा को पढ़ते हैं हम लोग cosec थीटा। अब ध्यान देखिए, आपको sec थीटा इंटू cos थीटा प्रूफ हो गया, और यही था आपका LHS, यही हो गया हैंस प्रूव्ड। ये आंसर है, ये आपको इसको साइड में
तो अब हम लोग, यही आपका आंसर हो गया। अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। हम लोग प्रश्न संख्या 23 बनाएंगे। क्या लिखा क्वेश्चन, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर 6 आने की क्या प्रायिकता। देखिए क्या बोला गया, हम जब दोनों पासों को एक साथ फेंकेंगे, इस पे भी 6, पहले पासे में भी 6 आना चाहिए और दूसरे पासे भी 6 आना चाहिए। ऐसा कितना घटना हो सकता है, या तो ये दिया गया, ये दिया हुआ। अगर इस क्वेश्चन को और घुमा सकता है कि दोनों पासों का योग 6 होना चाहिए, तब क्या क्या हो सकता है, 1,5, फिर 5,1, फिर 3,3, फिर क्या होगा 2,4, फिर 4, क्या होगा 2। 1 2 3 4 5 परिणाम हो सकता है। देखते हैं हम इसको। देखिए आप पहले थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं और फिर आपको शॉर्टकट में बनाना कैसे बनाना। तो हम लोग समझते हैं जब दो पासे को एक साथ फेंकेंगे तो कैसा कैसा घटना हो सकता है। सॉल्व, तो आपको ये लिखना नहीं है, आपको समझना सिर्फ। जब हम दो पासे को एक साथ फेंकेंगे तो क्या कर सकता है, तो पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा, आ सकता है, फिर 1 या 2 पहले 1 2, इसमें भी 1 दूसरे में भी 1 आ सकता है, फिर 1 2 आएगा, फिर 1 3 आएगा, फिर 1 4 आएगा, फिर 1 5 आ सकता है, फिर 1 6 आएगा, या फिर दूसरा 6, यही कंडीशन हो सकता है। फिर पहला में 2 आया, दूसरा में 1 आएगा, 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, और फिर 2 6 आ सकता है, या फिर 3 1 आएगा, 3 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 3 5 आ सकता है, 3 6 आ सकता है, 4 1 आ सकता है, 4 2 आ सकता है, 4 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 4 5 आ सकता है, 4 6 आ सकता है, 5 1 आ सकता है, 5 2 आ सकता है, 5 3 आ सकता है, 5 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है, और 5 6 आ सकता है, फिर 6 1 आ सकता है, 6 2 आ सकता है, 6 3 आ सकता है, 6 4 आ सकता है, फिर 6 5 आ सकता है, फिर 6 6 आ सकता है। देखिए कुल परिणाम जब दोनों पासों को एक साथ फेंकेंगे तो क्या कर सकता है, ये ही सब घटना घट सकता है। कितना घटना हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, 6 6 36 हो जाएगा टोटल। तो ये लिखने का तरीका था, लेकिन आपको ये बनाना नहीं है। लेकिन हम लोग सीखे कैसे, इस क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके से चेंज कर सकता है। क्या बोला गया कि जब दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर 6 आने की प्रायिकता, मतलब दोनों पासों में टोटल। तो यहाँ पे इसको आपको नहीं लिखना एग्जाम में, आपको समझने के लिए ये है, आपको यहाँ से सॉल्व लिखना है। सॉल्व, दोनों पासों को यहाँ से लिखना, दोनों पासों को एक साथ फेंकने पर, एक साथ फेंकने पर कुल परिणाम टोटल कितना होगा, 36। यस, लिख सकते हैं इसे 6 गुना 6, मतलब 6 पूरा गया, 6 6 36, टोटल परिणाम कितना, 36 गिन लीजिए, ये टोटल 36 होगा। ठीक है, आपसे बोला है कि दोनों पासों पर 6 आना चाहिए, मतलब एक बार किए उसमें भी 6 और दूसरा वाला पे दोनों एक साथ फेंके, पहले वाले पे भी 6 दूसरे वाले पे 6। तो ऐसा देखिए पहले और दोनों दूसरे पे 6, देखिए हाँ, ये पहले पे 6 दूसरा पे 1 आया, पहला पे 6 दूसरा पे 2 आया। देखिए पहले पर भी 6 दूसरे पे, तो ऐसा घटना क्या गो, एक ही घटना है। तो लिखेंगे क्या लिखा, दोनों पासों पर 6 आने की घटना लिख सकते हैं। कितना है, 1 है, इसलिए प्रायिकता निकलना, दोनों पासों पर 6 आने की, दोनों पासों पर 6 आने की प्रायिकता। तो टोटल को हम लोग क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं, और जो पूछा गया उसको ऊपर 1/36 होगा। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ, वो क्या दिया, दोनों पासों का सम दिया, मतलब दोनों को जोड़ने पर 6 आना चाहिए। तब क्या हो सकता है, जब दोनों को जोड़ने पर 6 आएगा तो क्या कर सकता है, देखिए एक यहाँ पे घटना घटे 1, दोनों को जोड़ने पर 6, और दूसरा यहाँ आएगा 2, तीसरा यहाँ आएगा, चौथा यहाँ आएगा, 6 होना चाहिए, 5वां यहाँ और तो कहीं ना आएगा। तो 1 2 3 4 5, जब बोलेगा दोनों पासों का योग परिणाम 6 होना चाहिए जोड़ने पर, तो जोड़ने पर 6 होगा तो कैसा घटना था, 5/36 होगा। लेकिन आपके क्वेश्चन पूछा है कि दोनों पासों पर 6 आने की प्रायिकता,
तो आंसर होगा 1/36। बोलता दोनों पासों पर का योग 6 होना चाहिए, तब आपका आंसर होता 5/36, जो आपके क्वेश्चन बैंक में ये वाला दिया सर 5/36 दिया, तो दोनों पासों पर का योग 6 आता हो तब 5/36, नहीं तो 1/36। फिलहाल इस क्वेश्चन के अनुसार तो 1/36 होगा। तो अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 24 में लिखा, निम्नलिखित बंटन का माध्य निकालने। हम लोग चैप्टर 14 में पढ़े हैं, ये क्लास 9th में पढ़े थे। इस टाइप का प्रश्न आसान है। क्या लिखा हुआ, 4 आपको दिया हुआ, अब बारंबारता भी आपको दिया गया, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व तो हम लोग कैसे प्रश्न कैसे लिखते हैं, 4 x जिसको वर्ग अंतराल बोल सकते हैं, तो वर्ग अंतराल तो यहाँ पे दिया रहता है 2 3 सिंपल नंबर, एक नंबर दिया हुआ, इसलिए आपको जिसको हम बोलते हैं x खींच दीजिए। ऐसे कितना है, 2 है, 3 है, 4 5 6 और 10। फिर क्या बारंबारता जिसको FI बोलते हैं, बारंबारता जिसको बोलेंगे FI कितना है, 6 है, सीधा हम लिखे 6 4 9 6 13 11। आप क्या करना, हमको निकालना कौन चीज़ का माध्य निकालना, तो माध्य क्या निकालना, इसको जोड़ लिए फटाफट। FI 6 4 10 10 9 19 19 6, पहले इसका क्या लिखते हैं, तो सिग्मा FI इंटू XI, मतलब FI इंटू XI, इधर को मल्टीप्लाई करते हैं। 6 दूनी 12 4 तिया 12 9 चौके 36, दोनों तो क्यों गुना हुआ, 5 छके 30 और 13 छके 78, 11 धन 110, 11 धन 110। हाँ ठीक है, इस सबको जोड़ लेते हैं फटाफट। 2 2 4 6 2 2 4 6 4 10 10 8 18 के 8, बचा कितना 1 1 1 2 2 1 3 3 3 6 6 3 9 9 1 10 10 17 के 7 1 1 2 278, 2 2 4 6 4 10 10 8 18 के 8, बचा 1 1 1 2 2 1 3 3 3 6 6 3 9 9 7 16 16 1 17 के 7, बचा 1 1 2। ठीक है, इसको भी जोड़ लीजिए। 6 4 10 10 19 19 6 25 25 3 28 28 1 29 के 9, बचा 2 2 2 4 49। तो अब माध्य बराबर क्या होगा, जो दिया हुआ सिग्मा FI इंटू XI, सिग्मा FI इंटू XI बोल, नीचे सिग्मा FI, ये FI हो गया दिया हुआ, भाग दे दीजिए। ये कितना है 278 और नीचे कितना आया 49, भाग दीजिए, इसको कटता है 7 7 49 7 21 21 बचेगा, इसको भाग दे दिए 49 7 7 49 7 21 21 6 नेगेटिव 49, इधर साइड में आके भाग देते हैं हम लोग 278 में 49 5 बार में 5 5 नंबर 45 5 20 20 4 24, 6 बार में 6 नंबर 54 6 चौक 24 24 5 29, तो 5 बार में 5 नंबर 45 के 5, बजा कितना 4 5 20 4 24, 8 में 5 गया 3 7 में 4 गया 3, ये कैंसिल। अब क्या दशमलव देंगे, क्या क्या 0 आएगा, तो आ गया 330। तो 5 हम 8 बार पढ़ते हैं, 8 9 72 8 चौके 32 32 7 32 7 39 392, ज़्यादा हो जाएगा। 7 बार पढ़िए, 7 नंबर 63 के 3 बचा 6 7 चौके 28 6 34, ज़्यादा हो जाएगा। 6 बार पढ़िए, 6 नंबर 54 बचा 5 6 चौक 24 24 5 29, 10 में 4 गया 6 12 में 9 गया 3, ये कैंसिल पॉइंट है, तो यहाँ फिर 0 आ जाएगा। अब आ गया 360, यहाँ 6 बार पढ़े थे, 7 बार पढ़िए, 7 इसको 7 से हम गुना करके बार बार चेक करें। 7 नंबर 63 के 3 बचा कितना 6 7 चौके 28 6 34, 8 बार पढ़िए, तो 8 नंबर 72 के 2 8 चौके 32 32 7 39 392 हज़ार, तो 7 बार पढ़ लेते इसको। 7 नंबर इससे 7 से इसमें गुना, 7 नंबर 63 के 3 बचा 6 7 चौके 28 6 34, तो जो भी है बस इसका आंसर लिख दिया आप 5.67, यही आपका आंसर होगा। बस कुछ ना करना, इसको जो इधर पहले FI XI दोनों मल्टीप्लाई के सामने लिखना। FI XI ये दोनों फॉर्मूला होता है, हम लोग 14 चैप्टर में पढ़े, दोनों गुना करके इसको लिखते हैं, इसको जोड़ दिए इसको जोड़िए, माध्य बराबर सिग्मा FI इंटू FI से भाग देंगे, आपका आंसर ये आ जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 25 लिखा, यदि अल्फा कोमा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x जोड़ 1 के शून्यक हो तो अल्फा बटे बीटा जोड़ बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात करना। आसान प्रश्न है, हम लोग द्विघात बहुपद पढ़े हैं। सॉल्व क्या दिया हुआ है, 4x² माइनस 4x जोड़ 1
बराबर क्या लेंगे 0। एक द्विघात बहुपद दिया और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है क्या चीज़ होता है ax² जोड़ bx जोड़ c बराबर 0। अब क्या करेंगे इससे तुलना करने पर हम a b c का वैल्यू निकालेंगे। तो निकालिए यहाँ से, इसलिए a बराबर क्या होगा x² का, तो a का वैल्यू कितना होगा 4, b बराबर कितना होगा x है तो b का वैल्यू कितना होगा -4। इसे हम लोग चैप्टर में पढ़ चुके हैं। 80 का वैल्यू कितना होगा 1। अब हमको देखिए इसको ध्यान से इसको सॉल्व करिएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा के रूप का आएगा। तो पहले हम उसका वैल्यू निकाल लेते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। इसलिए शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या होता है -b/a, माइनस फार्मूला से जैसे कहते हैं इसे। अब b का वैल्यू कितना -4 ब्रैकेट में लिख देंगे, a का वैल्यू कितना है +4, ये भी ब्रैकेट नीचे माइनस कितना हो +4/4 तो बराबर कट के कितना हो गया 1। अब दूसरा निकाल अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, c कितना है 1, a का वैल्यू कितना 4। अब हमको इसको सॉल्व करके इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। इसलिए अब क्या है अल्फ़ा/बीटा जोड़ बीटा/अल्फ़ा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके तो इसको सॉल्व करिएगा तो दोनों का एलसीएम क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा होगा, यस या नो। अब देखिए इसमें भाग देंगे, यहाँ ध्यान देते हैं इधर से अल्फ़ा इंटू बीटा में बीटा से भाग देंगे तो बीटा बीटा कैंसिल, तो क्या बचेगा अल्फ़ा, ये अल्फ़ा ऊपर वाला अल्फ़ा दोनों गुना क्या होगा अल्फ़ा का स्क्वायर, अल्फ़ा इससे भाग देंगे अल्फ़ा से ये दोनों भाग देंगे तो अल्फ़ा कट के क्या बचा बीटा, तो हो जाएगा बीटा का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए एक फार्मूला आपको याद आता होगा a² जोड़ b², फार्मूला क्या होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab। हम a की जगह अल्फ़ा मानेंगे अब b की जगह बीटा मानेंगे। तो मान लेते हैं तो लिख सकते हैं हम, तो इसको लिख सकते हैं तो क्या लिख इसको a² + b² मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा और नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा इधर लिख देते हैं। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इसका वैल्यू हम निकालें 1 है, इसके सामने 1 का स्क्वायर माइनस जैसे का तैसे 2 अल्फ़ा इंटू बीटा के वैल्यू निकाले हम लोग 1/4, यहाँ लिखिए 1/4 बाय। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा कितना 1/4, 1 का स्क्वायर रेंज कितना होगा 1 माइनस देखिए 2 से कटेगा 2 दूनी 4 तो ये कट के कितना हो जाएगा 2, 1/2 यहाँ नीचे 1/2। अब सिंपल समझिए ये पूरा 1 है, 1 में आधा घटाएंगे तो क्या बचेगा आधे बचेगा, लंबा क्वेश्चन है करना। तो 1/2 अब बट्टा में भी 1/4 है नीचे 1/4। अब जब हम क्या करेंगे 1/2 जैसे का तैसे। अब ये देखिए ये पूरा नंबर भाग में जब गुना में जाएगा तो ऊपर वाला नीचे नीचे वाला ऊपर 4/1 तो 2 से कट जाए 2 दूनी 4 तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 26 बनाएंगे। या द्विघात बहुपद 4y² - 4y जोड़ 1 के शून्यक ज्ञात करें तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों को सत्यापित करें। तो पहले क्या करना है इसका शून्यक निकालना है, अल्फ़ा और बीटा वैल्यू निकालना है और उसके बाद क्या करना है इसके बीच का रिलेशन बताना है संबंध। तो देखते कैसे बनाते हैं। सॉल्व क्या लिखा हुआ है 4y² - 4y जोड़ 1 बराबर 0 बराबर 1। अब क्या करते हैं इसका हम लोग क्या करते हैं इसका गुणनखंड करते हैं। कैसे करते हैं तो हमने क्या सीखे थे अचर पद और इसके y² का गुणा, यहाँ पे जो भी द्विघात के रूप में उसका गुणांक, ये दोनों नंबर क्या होगा गुना होगा तो ये क्या बना 4। अब क्या करें इसको इसका एलसीएम फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड करेंगे 2 दूनी 4 मतलब हमको गुना करने पर क्या होना चाहिए 4 और जोड़ने या घटाने पर भी क्या होना चाहिए 4। मतलब हम इस -4 है जिसमें जोड़ने या घटाने पर -4 होना चाहिए लेकिन गुना होने पर क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। देखिए 2 आया तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए गुना करें -2 गुना -2 तो +4 हो जाएगा, हाँ या नहीं हो गया। आगे देखिए -2 और जोड़ -2 तो देखिए सॉल्व करिए तो -4 हो जाएगा, मतलब यही आपका होगा। देखिए हम इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पे आसान है। देखिए इसमें कोई चेंजिंग, पहले वाले में कोई चेंजिंग नहीं, -4y। अब -4y को क्या लिख सकते हैं -4y² -4y को क्या सॉरी यहाँ क्या है 4y² माइनस 4y को लिख सकते हैं -2y अब -2y, लास्ट वाले में कोई चेंजिंग नहीं। अब क्या करेंगे देखिए ये दोनों टर्म से एक बार कॉमन लेंगे,
ये दोनों टर्म से एक कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ 4y² है, यहाँ 2y, तो इससे 2y कॉमन होगा। जब 2y बाहर निकला तो यहाँ क्या बचा 2y माइनस, ये 2y था ही बाहर निकल गया तो क्या बचा 1। फिर यहाँ -1 कॉमन करिए, फिर यहाँ पे क्या 2y -1। अब यहाँ पे हम सही है कि गलत है चेक कर लीजिए। प्लस माइनस माइनस 2 गुना 1 2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस प्लस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये माइनस के बाद ये अलग आदमी है, ये अलग आदमी है, तो 2y -1 2y -1 एक ही नंबर दो जगह, तो क्या करेंगे इसको कॉमन करेंगे। 2y -1 यहाँ पर भी होगा 2y -1। अगर यह पद 0 होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए 2y -1 बराबर 0 और 2y -1 बराबर 0। तो यहाँ क्या होगा 2y माइनस मुझे क्या होगा प्लस, तो y बराबर क्या होगा 1/2। यहाँ पर दोनों सेम है, 2y बराबर 1 तो y बराबर क्या होगा 1/2। तो ये क्या हुआ, अल्फ़ा का वैल्यू भी 1/2 कोमा बीटा का भी वैल्यू 1/2। अब आपको रिलेशन बताना, आपका आंसर आ गया। 2 शून्य किसका है, द्विघात है, तो एक शून्यक अल्फ़ा दूसरा शून्यक बीटा है, तो अल्फ़ा का वैल्यू भी 1/2 बीटा का भी 1/2। अब आपको इसके बीच का संबंध बताना, क्या लिखा हुआ, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध लिख लेंगे। संबंध बताना, तो यहाँ लिख दिए संबंध। अब बताना शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले लिख लीजिए फटाफट। 4y² -4y जोड़ 1, इसका तुलना करिए। ay² जोड़ by जोड़ c बराबर 0। अब यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा 4, b बराबर क्या -4 और c बराबर क्या 1 होगा। अब यहाँ से निकालिए इस वैल्यू को, शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फ़ा का वैल्यू देखिए कितना, ये दोनों आपस में बराबर हो जाना चाहिए। अल्फ़ा का वैल्यू कितना 1/2 और बीटा का वैल्यू कितना 1/2। इधर आइए -b/a, -b कितना है माइनस, और b का वैल्यू -4, a का वैल्यू कितना 4। आधा आधा जोड़िएगा कितना हो जाएगा, ये टोटल 1 हो जाएगा। आइए भी तो माइनस माइनस प्लस 4/4 कट के क्या हो गया, तो यहाँ पर भी क्या आ गया 1 बराबर 1। तो ये प्रूफ हो गया, शून्यकों का योगफल दोनों आपस में क्या हो गया बराबर। अब दूसरा रिलेशन आपको बताना गुणनफल, तो क्या होगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अब अल्फ़ा का वैल्यू कितना 1/2, अब बीटा का वैल्यू भी कितना है 1/2, और c का मतलब क्या होता है c 1 है और a का वैल्यू कितना है 4। तो गुना करिए, ऊपर वाला ऊपर से गुना नीचे वाला 1/4 बराबर 1/4। तो आपको रिलेशन भी बताना था, देखिए दोनों आपस में बराबर आया, यहाँ भी दोनों बराबर आया, तो इसके संबंध को भी बता दिए, इसका दोनों वैल्यू भी निकाल लिए। अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 70 लेगा। समीकरण निकाय 3x - 2y = 12 एवं 4x - 5y = 16 को वर्गमूलन विधि से हल कीजिए। जब ऐसा दो समीकरण दे, रैखिक समीकरण दे, तो आपको 3 विधि पढ़े हम लोग, वर्गमूलन विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तीनों में किसी विधि को हल कर सकते हैं, लेकिन आपको कंडीशन दिया रहे कि आपको वर्गमूलन विधि से बनाना, जिससे यहाँ कंडीशन दिया है तो आपको उसी विधि का यूज करना है। देखते हैं हम लोग प्रश्न कैसे बनाते हैं। सॉल्व। पहला समीकरण क्या है 3x - 2y, देखिए प्लस में इधर क्या हो गया -12 बराबर क्या होगा 0, इसको मान लेंगे समीकरण 1। तथा दूसरा वाला क्या है 4x - 5y, प्लस में क्या हो गया -16 बराबर 0, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब हम लोग समीकरण 1 से a1 b1 c1 का वैल्यू निकालेंगे, समीकरण 2 से a2 b2 c2 का वैल्यू निकालेंगे। फॉर्मूला देखिए व्यापक रूप क्या था a1x जोड़ b1y जोड़ c1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण के लिए होगा a2x जोड़ b2y जोड़ c2 बराबर क्या होगा 0। अब यहाँ से पहले समीकरण से a1 b1 तुलना करते हैं, फटाफट निकाल लीजिए। तो a1 का वैल्यू कितना होगा 3, b1 का वैल्यू कितना होगा -2 और c1 का वैल्यू होगा -12, तथा और यहाँ से a2 का वैल्यू कितना होगा 4, अब b2 का वैल्यू कितना होगा -5 और c2 का वैल्यू कितना होगा -16। अब क्या करेंगे हम लोग, हमको वर्गमूलन विधि बनाना है। इसका फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो हम इस फार्मूला याद करने के लिए ट्रिक्स का यूज करेंगे, उससे फिर हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे। तो आप लिखेंगे वर्गमूलन विधि से क्या सीखे हम लोग, तो होता है फॉर्मूला BC AB और AB। पहले वाले में A1 1 1 1 और दूसरे वाले में 2 2 2 2। देखिए ये दोनों के बीच में x लिखना है, ये दोनों के बीच में y लिखना है, ये दोनों के बीच में 1 लिखना है। हमको ऊपर से नीचे आना, तो पहले तो फॉर्मूला बनाते हैं हम x बटा
ऊपर से नीचे आएगा तो यहाँ इसको एरो दिए B1 C2 माइनस नीचे से ऊपर B2 C1 बराबर अब क्या आएगा y बटे C1 A2 माइनस फिर नीचे से ऊपर C2 A1 बराबर अब क्या आएगा 1 फिर ऊपर से नीचे A1 B2 माइनस नीचे से ऊपर A2 B1 ये फार्मूला है। अब ध्यान से यहाँ से A1 B1 C1 का वैल्यू निकला हुआ आराम से बैठे तो आपको क्वेश्चन क्या होगा गलत हो जाएगा। अब बैठाइए आपका आंसर आ जाएगा। तो x जैसे कहता है इसे देखिए क्या लिखा हुआ B1 का वैल्यू कितना यहाँ ध्यान से देखिए B1 -2 है यहाँ -2 रखिए गुना C2 देखिए कितना है C2 -16 आप यहाँ ब्रैकेट में लिख दिए माइनस में तो -16 फिर माइनस फार्मूला माइनस लिखिए B2 तो B2 कहाँ इधर आएगा -5 तो आप यहाँ लिखिए ब्रैकेट में -5 इंटू C1 तो C1 कितना है -12 तो यहाँ ब्रैकेट लिख दिए -12 बराबर अभी लिखना y का वैल्यू C1 कितना -12 इंटू A2 कितना है 4 तो यहाँ लिखिए 4 फिर माइनस फार्मूला माइनस फिर है C2 कितना है -16 इंटू A1 कितना है 3 बराबर 1 A1 कितना है 3 गुना B2 कितना है -5 माइनस A2 कितना है 4 गुना B1 कितना है B1 -2 यहाँ लिखिए -2। अब क्या करेंगे हम लोग इसको सॉल्व कर लिए फटाफट x बटे 16 दूनी माइनस प्लस 16 दूनी 32 माइनस अब देखिए यहाँ पे माइनस प्लस अब प्लस माइनस से होगा अब 12 पंचे 60 हो जाएगा बराबर y बटे प्लस माइनस 12 चौके 48 ये माइनस क्या होगा प्लस 16 48 बराबर 1 बटा प्लस माइनस 3 पचे 15 अब माइनस प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब हम लोग इस स्टेप को आगे उधर लिखते हैं। ध्यान दें पहले क्या है x तो x जैसे का तैसे। अब देखिए 60 में 32 को घटाना लेकिन माइनस में देखिए 60 माइनस में 32 को घटा लीजिए तो 10 में 2 गया 8 यहाँ कितना बचेगा 3 5 में 3 गया 2 28 लेकिन किस में माइनस में क्योंकि 60 फिर देखिए 10 में 2 गया 8 5 में 2 गया 2 लेकिन माइनस वाला बड़ा था 60 देखिए यहाँ बड़ा तो माइनस में आ जाएगा बराबर y बटे देखिए ये दोनों प्लस में 48 माइनस में 48 का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 बराबर 1 अब देखिए माइनस 15 8 7 15 तो कितना -7 बचेगा 1 बटा -7। अब क्या करेंगे एक x वाले को एक बार इससे तुलना करेंगे एक बार y वाले को इससे तुलना करेंगे तो क्या होगा x बटे -28 बराबर 1 बटा -7 दूसरा होगा y बटे 0 बराबर 1 बटा -7। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल होगा 7 चौका 28 तो यहाँ x का वैल्यू कितना हुआ 4 यहाँ ये तो 0 हो जाएगा y बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा इसलिए x बराबर 4 और y बराबर 0 और यही आपका आंसर होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। अब लोग प्रश्न संख्या 28 बना लिखा k के किन मानों के लिए समीकरण 2x² जोड़ kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। देखिए यहाँ मूल बराबर दिया है तो मूल बराबर दिया तो b बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। सॉल्व यहाँ मूल बराबर दिया है तो फॉर्मूला क्या होता है तो पहले इसको समीकरण लिखिए 2x² जोड़ kx और जोड़ 3 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण का है तो इसको तुलना कर लीजिए ax² जोड़ bx जोड़ c अब बराबर क्या होगा 0 तो यहाँ a बराबर कितना होगा 2 अब b बराबर क्या होगा k और c बराबर कितना होगा 3। तो यहाँ पे जब क्या बोला मूल बराबर है तो क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। तो अब b का वैल्यू पता है आपको कितना है k तो यहाँ लिखेंगे k का स्क्वायर माइनस 4 a का वैल्यू कितना 2 और c का वैल्यू कितना 3 बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ कितना होगा k² बराबर माइनस 3 दूनी 6 6 चौके 24 बराबर 0। ये माइनस में क्या होगा प्लस 24 और इसका
तो के बराबर क्या होगा रूट अंडर 24। अब 24 का वर्गमूल कर लीजिए फटाक से साइड में आके। 24 का 12 बार में 6 बार में और द्वितीय 6। तो देखिए यहाँ तो इसको हम लिख सकते हैं के बराबर रूट 4 गुना 6, 6 चौक 24 होता है। तो के बराबर क्या होगा 4 से 2 बाहर निकल जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 6 और यही आपका आंसर होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 29 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के विवेचक ज्ञात करें और मूलों की प्रकृति बताएं कि मूल कैसा है। तो हम लोग ध्यान देते हैं चैप्टर 4 में इस सबके क्वेश्चन को हम बनाए हैं, ध्यान रखते हैं। पहले समीकरण को लिख दीजिए 2x² माइनस 4x जोड़ 3 बराबर 0। इसकी तुलना द्विघात समीकरण है तो इसका व्यापक रूप क्या होगा ax² जोड़ bx जोड़ c बराबर 0। अब यहाँ से हम तुलना करने हैं ना, तुलना करने पर इसकी तुलना इससे कर लेंगे और यहाँ से a b c का वैल्यू निकाल लेंगे। तो a का वैल्यू कितना होगा 2 होगा, b का वैल्यू कितना होगा -4 और c का वैल्यू कितना होगा 3। a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -4, c का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब हमको क्या करना विवेचक निकालना है इसका ना, वित्तीयकार विवेचक निकालना मतलब d बराबर फॉर्मूला क्या था d बराबर b² माइनस 4ac। तो निकाल लेती है फटाफट d। तो b कितना है -4 तो -4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3। तो हो जाएगा d बराबर -4 चौके 16 प्लस 16 हो जाएगा माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो d बराबर क्या हो जाएगा 24 में 8 घटाएंगे कितना चाहिए 16 घटा -8 बचेगा। देखिए d का वैल्यू माइनस में आ गया, जब माइनस में होता है तो उसका कोई उसका प्राकृतिक है ना क्या होता है उसका कोई मूल ज्ञात नहीं होता। तो लिख सकते हैं हम लोग ये चूँकि d क्या है d क्या है -8 से क्या है d का जो वैल्यू आया वो क्या है 0 से छोटा है। ये d का वैल्यू आया तो d का वैल्यू छोटा है 0 से। तो लिख सकते हैं अतः दिए गए द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। यही आपका क्या होगा आंसर। इसका मतलब प्राकृतिक क्या होगा जब माइनस में आंसर होता है उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। यही प्रश्न। अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 30 बनाएंगे। क्या लिखा किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद -23 है तथा 12वां पद -39 है तो श्रेणी के प्रथम एवं द्वितीय पद क्या होंगे। एपी का क्वेश्चन आसान प्रश्न। इस सब का क्वेश्चन हम लोग 5.2 स्टेप में बनाए हैं, 5.1 5.2 स्टेप में क्वेश्चन में बनाए हुए। तो आसान प्रश्न देखिए कैसे बनाते हैं। चैप्टर 5 का आसान क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ किसी एपी का 8वां पद मतलब a8 बराबर कितना दिया हुआ है -23 या t8 टर्म 8 भी लिख सकते हैं आप इसको t8 भी। तो a8 बराबर कितना लिख सकते हैं हम a8 बराबर -23। अब ध्यान दीजिए हम एपी के चैप्टर को जब पढ़े थे जैसे मान लिया जाए हमको 8वां पद मतलब a8 निकालना हो तो कैसे निकालते थे। एक फॉर्मूला था an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब कुंची ये a8 मतलब an मतलब n का वैल्यू कितना है 8 है तो यहाँ a8 लिखेंगे a प्लस 8 के n के जगह क्या लिखेंगे 8 माइनस 1 इंटू डी। तो हम लिख सकते हैं a प्लस 8 में कितना 7। तो हम क्या सीखें कि जो भी पद है उससे 1 डी कम उसमें जोड़ देना है किसमें प्रथम पद में a प्लस डी। तो हम देखिए इसी टाइप से यहाँ पे लिखेंगे। देखिए सर यहाँ पे है तो हम 8वां पद को a प्लस 7 डी लिख सकते हैं। फिर यहाँ देखिए 11वां 12वां पद है तो a प्लस 11 डी लिखेंगे। देखिए कैसे लिखते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसलिए a8 को क्या लिखेंगे a प्लस 7 डी बराबर -23। यस इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए तथा 12वां पद -39 है एवं 12वां मतलब a12 बराबर -39। अब 12वां पद को क्या लिख सकते हैं a प्लस 11 डी। कैसे क्योंकि जितना भी टर्म है उसमें 1 डी घटा देते हैं -39। ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करेंगे बड़े वाले समीकरण में छोटे वाले क्या करेंगे घटा देंगे। अब विलोपन विधि लगाएंगे a का वैल्यू निकालेंगे a का वैल्यू डी का वैल्यू निकलेगा और जब डी का वैल्यू निकल जाएगा तो उससे फिर हम a का वैल्यू निकाल लेंगे। प्रथम जब a का वैल्यू निकलेगा उसको डी जोड़ देंगे दूसरा पद निकलेगा तीसरा चौथा जो पूछे बता सकेंगे हम लोग फटाफट। तो लिखेंगे
समीकरण ये बड़ा लग रहा है, समीकरण 2 घटा 1 से, इसका मतलब समीकरण 2 में 1 को घटाने पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। समीकरण 2 क्या है, a प्लस 11d बराबर -39। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 7d बराबर -23। आप ध्यान दीजिए, घटाते तो चिन्ह में परिवर्तन होता है। देखिए a प्लस में माइनस, नीचे वाला देखेंगे 7 प्लस में माइनस, यहाँ देखिए माइनस फिर प्लस हो जाएगा। अब देखिए a प्लस माइनस करके क्या हो गया 0। 7d में ये देखिए माइनस वाला देखेंगे, 7 को घटाएंगे तो 7 4 कितना होता है 11, तो 4d। अब देखिए यहाँ पे ये 23 प्लस में आ गया, 39 किस में आया माइनस में, तो यहाँ इसी में घटा दिया। 9 में 3 गया 6, 2 2 कैंसिल हो गया। 9 में 3 गया 6, अब 3 में 2 गया कितना बचेगा 1। फिर देखिए 9 में 3 गया 6, 3 में 2 गया 1, कितना बचा माइनस वाला, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। अब क्या करेंगे, 4 क्या है गुना में, उधर जा क्या होगा भाग होगा, तो इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं फटाफट। देखिए यहाँ तो क्या होगा, तो 4 गुना में इधर क्या होगा भाग होगा, तो -16/4। देखो 4 चौका 16, तो d का वैल्यू कितना आ गया भैया मेरा -4। d का वैल्यू कितना आया -4। अब क्या करेंगे हम, d का वैल्यू दोनों में किसी एक समीकरण में रख देंगे, वहाँ से a का वैल्यू निकलेगा, तो प्रथम पद मिल जाएगा, उसमें फिर t जोड़ देंगे, दूसरा पद मिलेगा। तो देखते हैं यहाँ से, तो हमको 2 पद, पहला पद बोला और दूसरा पद निकालने के लिए बोला, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 के छोटा लगा इसी को ले लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में d का, या समीकरण 1 से खाली लिखिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है देखिए ध्यान से, a 7 और d की जगह कितना क्या -4 और बराबर -23। a 7 चौका 28 और प्लस माइनस बराबर -23। तो यहाँ देखिए a बराबर ये माइनस हो जाएगा, क्या होगा प्लस -23 और जोड़ 28, तो a का वैल्यू कितना आएगा 28 में तो 5 बचेगा प्लस में, सॉरी हाँ a प्रथम पद कितना हो गया, हाँ 28, 8 में 3 5, ठीक है। a का वैल्यू कितना आ गया 5। अब हमको क्या निकालना, पहला पद निकल गया, हमको दूसरा पद निकालना, मतलब a2 निकालना। तो a2 का फॉर्मूला क्या होगा, इसी के हम पहला, जैसे मान लिया हम यहाँ लिखे, देखिए ध्यान से, जैसे हम 12वां पद को लिखे थे a प्लस 11d, 8वां पद को लिखे थे a प्लस 7d, तो दूसरे पद को क्या लिख सकते हैं a प्लस d, यस या नो, यस। a का वैल्यू कितना है 5 और d का वैल्यू कितना आ गया, d का वैल्यू कितना है -4, तो यहाँ -4 लिख देंगे, तो यहाँ 5 और प्लस -4, तो कितना होगा 1। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ इधर साइड में लिख दिए, इसलिए प्रथम पद कितना हो गया, प्रथम पद हो गया आपका 5 द्वितीय पद कितना हो गया यहाँ पे 1, और यही आपका क्या होगा आंसर। तो कैसा लगा आपका क्लास, तो अब हम लोग का शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो गया, ऑब्जेक्टिव भी बढ़ा चुके। आप चैनल पे जाके प्रत्येक पूरे ऑब्जेक्टिव पर पूरा 100 ऑब्जेक्टिव सोल्व हो चुका है, और आपका आती लघु तो प्रथम शॉर्ट आंसर वाला भी 2 नंबर वाला 300 क्वेश्चन आपको बना दिए। इससे पहले 15 क्वेश्चन हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में बना चुके हैं। आज हम लोग कंप्लीट हो गया 30 क्वेश्चन। इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना है, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, ताकि बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद।